सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। हमने देख लिया था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में प्रॉब्लम्स क्या हैं और कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हम यूज़ कर सकते हैं उनको ओवरकम करने के लिए। तो अब बात करते हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की। तो अगर पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं तो मैं अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया की बात करता हूँ, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया, तो आप पाओगे कि ये लेस देन 2% है। लेस देन 2%। कहने का मतलब अगर हम इसको 2% भी मान के चलें तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 20 इंडिविजुअल जो हैं पर 1000 इंडिविजुअल में बढ़ रहे हैं पर ईयर। मतलब अगर प्रति वर्ष 1000 इंडिविजुअल को हम लेके चलें तो पर 1000 इंडिविजुअल में 20 लोग हर साल बढ़ते जा रहे हैं। कहने का मतलब मान लो आपके पास जो पॉपुलेशन है वो 2000 है किसी कंट्री की, तो 2000 अगर पॉपुलेशन है तो टोटल एक साल बाद इस कंट्री की जो पॉपुलेशन होगी वो हो जाएगी 2040, क्योंकि 1000 में 20 बढ़ रहा है तो 2000 में कितने बढ़ेंगे 40। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है इंडिया का वो कितना है आपका, लेस देन 2% है। इसको आप बिल्कुल ध्यान में रख के चलने वाले हो। ठीक हो गया। फिर अब सुनिए, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन करना है, बर्थ कंट्रोल करना है, तो इसके भी कुछ मेथड्स होंगे, बिल्कुल होते हैं। जैसे बर्थ कंट्रोल के सबसे पहले या स्टेबलाइजेशन की सबसे पहले आप बात करो, बर्थ कंट्रोल के मेथड तो बहुत पढ़ने हैं अपने को। पॉपुलेशन स्टेबलाइज कैसे कर सकते हैं? पहला, आपको अवेयरनेस फैलानी है। अब यहाँ पर सिर्फ ये पॉइंट नहीं लिख देना कि अवेयरनेस फैलानी है, अवेयरनेस के साथ साथ सुनना, अवेयरनेस के साथ एजुकेशन फैलानी है। अवेयरनेस एंड एजुकेशन। एजुकेशन में क्या है, लोगों को मैरिजेबल एज के बारे में पता होना चाहिए, है ना। मैरिजेबल एज, मैरिजेबल एज भारत में कितनी निर्धारित है? 21 ईयर है बॉयज़ के लिए और 18 ईयर्स है फॉर गर्ल्स। तो इस तरीके से मैरिज की ईयर जो है हमारी कंट्री में डेजिग्नेटेड है। दूसरा, आप देखो, आप इंसेंटिव्स दे सकते हो अगर स्टेबलाइजेशन लाना है, ताकि जो आपका मोर्टेलिटी, बच्चों के मरने का रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, वो कम हो जाए। तो इसके लिए आप क्या दे दो, इंसेंटिव्स दे दो टू स्मॉल फैमिलीज़। ऐसा भी आप कर सकते हो। क्या आप मानते हो कि नहीं? ये दो तरीके अगर आपने अपनाए तो क्या कर सकते हो, आप कंट्रोल कर सकते हो। बाकी बर्थ कंट्रोल की मेथड है, बाकी कुछ नया नहीं है। अब सुनना, अवेयरनेस फैलाओ, एजुकेशन फैलाओ, मैरिजेबल एज बताओ, इंसेंटिव टू स्मॉल फैमिलीज आप दो। तीसरी चीज़ देखना, हमारी जो सोसाइटी होती है ना वो प्रोटोगाइनस होती है। प्रोटोगाइनस, प्रोटोगाइनस का मतलब क्या है कि फीमेल मैच्योर्स फर्स्ट, फीमेल मैच्योर्स फर्स्ट। तो अगर एक सिमिलर एज में आप देखोगे तो मोस्ट केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि फीमेल ज़्यादा मैच्योर है एज़ कम्पेयर टू मेल। तो प्रोटोगाइनस कंडीशंस हमारे इस जो ह्यूमंस हैं उनमें देखने को मिलती हैं कि फीमेल जो है वो जल्दी मैच्योर होती हैं। और इसी के हिसाब से हम लिटरेसी रेट के हिसाब से बहुत सारी चीज़ों को देख के चलते हैं। जैसे अगर हम इंडिया के एवरेज की बात करें, इंडिया के एवरेज की बात करें मेल फीमेल पर मेल, तो अगर हम देखेंगे इंडियन एवरेज तो 945 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स। तो मतलब आप देख पा रहे हो कि अगर एवरेज इंडिया का हम देखें तो अगर 1000 मेल्स हैं तो उनमें सिर्फ 945, उनके कंपैरिजन में सिर्फ 945 क्या है, फीमेल्स हैं, इनका रेशियो है। जबकि जो इंडिया की सबसे ज़्यादा लिटरेसी वाली स्टेट है केरला, केरला में इसका थोड़ा सा उल्टा है। वहाँ 1082 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स। तो वहाँ ये जो वैल्यू है काफ़ी ज़्यादा है, जो थोड़ा सा उसकी लिटरेसी को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ऐसा आप कह सकते हो। बट ज़रूरी नहीं है कि एक ही फैक्टर किसी स्टेट की लिटरेसी को रिप्रेजेंट करे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। या सिर्फ लिटरेसी रेट ही ये पैरामीटर नहीं है कि आप किसी स्टेट को जज कर पाओ। ठीक है, बट अगर हम एज एन एवरेज देखें तो 945 पर 1000 मेल्स इंडिया का एवरेज है। केरला में ये 1082 पर 1000 मेल्स है। तो भैया यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अंतर तो है। बात करते हैं बर्थ कंट्रोल की। तो बर्थ कंट्रोल की कुछ मेथड्स होती हैं, मेथड्स जिनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जिनकी मदद से आप कंसीव करने से या बर्थ करने से रोक सकते हो। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन क्या होगा। एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन आप किसको नाम दे सकते हो, इसकी बात करते हैं। देखिएगा, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन क्या है, इसके लिए हम एक बढ़िया ट्रिक है। सबसे पहली चीज़ आप देखो,
सबसे पहला आपको 4 पॉइंट ऐसे ही याद हो जाएंगे। आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन में फील आनी चाहिए, FEEL। तो ये 4 पॉइंट आपके ऐसे ही हो जाएंगे। 5वां आपको नी, ये ध्यान में रखना है। तो 5 में 7 पॉइंट बताऊंगा, 5 ऐसे हो जाएंगे। F मतलब फ्रेंडली। तो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। E फॉर इफेक्टिव, E फॉर इफेक्टिव होना चाहिए। अगेन FEE, E फॉर इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इजीली अवेलेबल। और L, तो L का मतलब है लोएस्ट, लीस्ट, या यूं कह लो कि नो साइड इफेक्ट होना चाहिए, नो साइड इफेक्ट होना चाहिए। नी मतलब कॉम्प्रोमाइज, नी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सर कॉम्प्रोमाइज किसके साथ नहीं होना चाहिए? लिबिडो के साथ। लिबिडो, लिबिडो को बोला जाता है सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल डिजायर, या यूं कह लो कि हार्मोनल सीक्रेशन, है ना, हार्मोनल सीक्रेशन। तो लिबिडो के साथ आपका सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए। छठा पॉइंट देखो, अगर वो STD या STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है, तो वो बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव है। तो वो क्या है? बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव है। अगर वो ये काम कर पा रहा है तो बेस्ट है भाई, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और 7वीं चीज़ आप देख लो कि रिवर्सिबल हो तो क्या ही बात है, कि रिवर्सिबल हो तो क्या ही बात है कि कॉन्ट्रासेप्शन के लिए आपने यूज़ करा और उसको हटाया तो आप दोबारा से फर्टाइल हो, आप दोबारा से एबल हो कि आप कंसीव कर पाओ। तो इससे बढ़िया चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। तो ये 7 पॉइंट हैं जिससे आप एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन की पहचान को कर सकते हो। चलिए अब इसी कॉन्ट्रासेप्शन के पॉइंट को देखते हैं, फिर कितने तरीके के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स टोटल आज हमारे पास हैं। देखो आज की डेट में जब साइंस इतने आगे बढ़ चुका है तो इसमें नंबर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हमारे पास है, सिर्फ 1-2 में हम सीमित नहीं हैं। तो अगर कॉन्ट्रासेप्शन की बात करते हैं तो देयर आर अ नंबर ऑफ मेथड्स। पहली मेथड देखेंगे तो नेचुरल मेथड कहते हैं। अच्छा, नेचुरल मेथड को बहुत लोग बोलते हैं कि बैरियर मेथड। बैरियर मेथड और नेचुरल मेथड में अंतर है भाई। बैरियर मेथड में आप कॉन्डम्स का यूज़ करते हो, नेचुरल मेथड एकदम नेचुरल है, उसमें आप किसी भी दूसरी चीज़ का यूज़ नहीं कर रहे हो। इसमें भी 3 मेथड बताऊंगा। तो पहली मेथड क्या है? नेचुरल मेथड। दूसरी मेथड है बैरियर मेथड। ये सबसे बेस्ट मेथड है बैरियर मेथड, है ना, क्योंकि ये STD STI सबके साथ आपको प्रिवेंट करती है, यूज़र फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल, जितनी भी क्वालिटीज़ हमने पढ़ी हैं, रिवर्सिबल, वो ये बैरियर मेथड अपने में कंटेन करके चलती है। उसके बाद देखो IUDs। IUDs क्या होती हैं? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जो आजकल डॉक्टर फिक्स कर देते हैं, है ना, आपको रोज़ रोज़ का झंझट नहीं लेना, तो उनको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। बस ये एक बार फिक्स कर दिया तो काफ़ी अच्छी इनकी कैपेसिटी होती है कि ये स्पर्म्स में फेगोसाइटोसिस कर दें, उनके फर्टिलिटी रेट को कम कर दें। तो इसको हम यूज़ करते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। 2 टाइप की आती हैं, मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड, उसको भी देखेंगे। चौथा है हार्मोनल मेथड, है ना। चौथा क्या है? हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड में आप पिल्स, जेलीज, टैबलेट्स, इनका यूज़ करते हो। 5वां भी है, बिल्कुल है, ठीक है। नेचुरल मेथड हो गया, बैरियर मेथड हो गया, IUD हो गया, हार्मोनल मेथड हो गया। 5वां होता है परमानेंट मेथड। आपने परमानेंट ही बंद कर दिया भाई, कि परमानेंट ही ऐसा कर दिया कि आप जिंदगी में कभी कंसीव ना कर पाओ। परमानेंट या स्टेरिलाइजेशन, परमानेंट या स्टेरिलाइजेशन, क्योंकि आप स्टेराइल बन जा रहे हो, कपल को आप स्टेराइल बना दे रहे हो। इधर मेल भी स्टेराइल बन सकता है, फीमेल भी स्टेराइल बन सकती है। तो ये 5वीं मेथड है। अब होता क्या है, बहुत बार किसी मिस हैपनिंग की वजह से, किसी मिस हैपनिंग की वजह से, जैसे रेप है या कोई सेक्सुअल असॉल्ट है, उसकी वजह से भी बहुत बार प्रेगनेंसी हो जाती है। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हमको, या जनरली कभी कभार ऐसा होता है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो फेल हो जाती हैं, तो उस केस में भी कंसीव हो जाता है चाइल्ड। तो उस केस में हम इमरजेंसी मेथड का यूज़ करते हैं। इमरजेंसी मेथड का यूज़ करते हैं। इमरजेंसी में जैसे अनवांटेड 72 पिल्स आती हैं, अनवांटेड 72 पिल्स हैं, अगर आप उसको 72 घंटे के अंदर ले लेते हो तो आप कंसीव नहीं कर पाओगे। 24 घंटे के अंदर लेते हो तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। और बहुत बार क्या होता है कि इमरजेंसी मेथड भी काम नहीं करती, तो फिर हमें क्या कराना पड़ता है? हमें MTP कराना पड़ता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी।
ये किसी डॉक्टर की सहायता से ही किया जा सकता है, ठीक है। और इसके लिए अब एक रेगुलेशन एक्ट भी हमारे देश में पास हो चुका है, बन चुका है। तो इतनी सारी मेथड्स हैं, जिनमें से जो नीचे वाली मेथड्स हैं तो इमरजेंसी और एमटीपी वाली, ये दूसरी मेथड्स के तौर पे भी आप ट्रीट करोगे तो चलेगा। ये मेथड्स बहुत कॉमन है, नेचुरल मेथड हो गया, बैरियर मेथड हो गया, आईयूडी हो गया, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, हार्मोनल हो गया, परमानेंट और स्टेरिलाइजेशन। ये 5 आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, इनको हम पहले इन डेप्थ पढ़ते और समझते हैं। आइए, तो जैसे कॉन्ट्रासेप्शन की हम बात कर रहे हैं और सबसे पहले उसमें भी हम बात कर रहे हैं अबाउट द नेचुरल मेथड्स। नेचुरल मेथड्स, तो भैया आप बहुत ध्यान से अगर देखो तो नेचुरल मेथड्स ना आपके पास टोटल 3 है, ठीक है। अपने सिलेबस पे या वैसे भी अगर आप देखोगे ना मोटा माटी 3 ही है। इन 3 मेथड्स में से 2 जो मेथड्स हैं वो फीमेल्स के लिए होती हैं। 2 मेथड्स जो हैं वो आप यूँ कह लो कि फीमेल पे, ऐसा कुछ है नहीं बट मैं इस तरीके से कराता हूँ कि ये थोड़ा सा याद रखने में भी आसानी होती है। और एक मेथड जो है वो मेल पे डिपेंड करती है, आप ऐसा समझ लो। 2 मेथड फीमेल पे डिपेंड करती हैं, एक जो मेथड है वो मेल पे डिपेंड करती है। देखना, पहली जो मेथड है उसको बोलते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ये पहली मेथड है। फिर अगेन एक और मेथड यहाँ पर होती है जो फीमेल पे एप्लीकेबल होती है, जिसको बोलते हैं लैक्टेशनल एम्योनेरिया। लैक्टेशनल एम्योनेरिया, और मेल के लिए सिर्फ एक ही है जिसको बोलते हैं विड्रॉल मेथड, है ना, विथड्रॉल मेथड, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोइटस इंटरप्टस। कोइटस इंटरप्टस, ये 3 मेथड्स अपने को जनरली पढ़नी होती है, बात खत्म हो जाती है इतने में, ठीक है। अच्छे से समझते हैं इसको फिर क्या ये मेथड्स हैं। अब देखो ये नेचुरल मेथड्स जो होती हैं, सुनना, नेचुरल मेथड्स जो हैं, अब नाम में ही आ रहा है नेचुरल, तो इनका नो साइड इफेक्ट तो है, लीस्ट भी नहीं कहूँगा मैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप ढंग से देखो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन इनके साथ एक दिक्कत है कि इनके हाई फेलियर रेट्स होते हैं। क्या होते हैं? हाई फेलियर रेट्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये नेचुरल मेथड हमेशा चले ही चले, बहुत ज़्यादा फेलियर रेट है इनके, वो भी समझाऊंगा पॉइंट बाय पॉइंट। 3 मेथड है, तीनों में इनके फेलियर रेट्स किस तरीके से हैं उनको भी समझेंगे। तो अब जैसे पहले मेथड को हम देखते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस को समझते हैं। देखो एक महीना होता है तो उसमें लगभग हम 31 दिन का महीना मान के चलते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं किस तरीके से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, चलो 31 ले लो। तो ये एक महीने का कैलेंडर है मान लो, ठीक है। और ओव्यूलेशन का जो पीरियड होता है वो होता है 14th डे में, जिनको पीरियड्स भी बोलते हैं। तो उसका जो पीरियड होता है, जो डे होता है ओव्यूलेशन डे, वो होता है डे नंबर 14। इसको क्या बोला जाता है? ओव्यूलेशन डे। डे 14 ये है आपका ओव्यूलेशन डे। अब 14वें दिन के 3 दिन पहले, यानी कि 11, 12 और 13 तारीख को, जब भी 14वां दिन है, अब 14वां दिन ऐसा नहीं कि करेक्ट महीने की 14 तारीख को, कभी भी हो सकता है 1 से 31 के बीच में, उस 14वें दिन के यानी कि जो ओव्यूलेशन पीरियड है उसके 3 दिन पहले और उसके 3 दिन बाद, यानी कि 15, 16, 17, तो ये 7 दिन हो गए टोटल। टोटल कितने हो गए? 7 दिन हो गए। 11, 12, 13, 3 दिन पहले वाले, फिर 14वां जो पीरियडिक का डे था, और 15, 16, 17, इन टोटल 7 दिनों को हम रिस्क फ्री पीरियड बोलते हैं, सॉरी रिस्की पीरियड बोलते हैं। ये क्या होते हैं? ये रिस्की पीरियड होते हैं क्योंकि इस पीरियड के दौरान आपका ओव्यूलेशन होना होता है। तो यहाँ पर अगर आपने कहीं पे भी कोइटस करा तो चांसेस होते हैं कि आप कंसीव कर जाओगे, क्योंकि अगर आप देखो जो ओवम का लिमिट होता है कि वो कब तक आपका सस्टेन कर सकता है, तो ओवम बस 1 से 2 दिन तक जिंदा रह सकता है।
मतलब 24 से 48 घंटे मैक्सिमम। और जो स्पर्म है वो मैक्सिमम 3 दिन तक, 1 से 3 दिन तक जिंदा रह सकता है, जिसको बोला जाएगा आपका 24 से 72 घंटों तक। तो अगर आप ओव्यूलेशन के 3 दिन पहले और 3 दिन बाद के दिन में कोइटस करो ही ना, तो इट इज़ वेरी वेरी सेफ हो जाएगा, क्योंकि 3 दिन तक ही स्पर्म जिंदा रहता है, 3 दिन के भीतर स्पर्म मर जाएगा, ऐसा माना जाता है। आपने 10 तारीख को कर दिया, 11, 12, 13, 3 दिन आपके पास है, 3 दिन में स्पर्म खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, तो इस तरीके से इसको डिज़ाइन करा गया है। और ओवम तो 2 दिन में ही खत्म हो जा रहा है, खैर उसकी तो बात ही नहीं है। आपने मान लो 10 तारीख को भी कोइटस करा तो 3 दिन तक ही स्पर्म जो है वो सस्टेन कर जाएगा, तो 10, 11, 12, तो 13 तारीख को तो लगभग कन्फर्म है कि स्पर्म जो है वो मरी जाएगा। और सिमिलरली 17 के बाद तो आप कभी भी करो, है ना। मान लो 17 को भी अगर आप कर रहे हो तो वैसे तो ये इसमें और भी फैक्टर्स आ जाएंगे, बट 17 को भी अगर आप देखो तो 15, 16, 17 हो सकता है कि उसमें ओवम जो है उसका फर्टाइल पीरियड तब तक रहा हो, तो उसमें भी वो एक रिस्क पीरियड हो जाता है। इसके अलावा जो अदर डेज होंगे, उनको हम रिस्क फ्री पीरियड बोलते हैं, ठीक है। इसमें कोई रिस्क नहीं है, ऐसा बोला जाता है ना। सेफ पीरियड इसको कहते हैं। थ्योरेटिकल है ये बातें, ध्यान से सुनेंगे। अगर ये बातें हम बोल रहे हैं तो ये प्योरली थ्योरेटिकल है, ऐसा नहीं कि ये कन्फर्म ही है। अब सुनना, क्या होता है कि कोई भी महिला है, उसने अपना ओव्यूलेशन डे देखा, मान लो उसका जो ओव्यूलेशन डे है वो इस महीने आया 7 तारीख को, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका ओव्यूलेशन डे अगले महीने भी 7 तारीख को ही आए। वो 6 तारीख को, 5 तारीख को, 4 तारीख को शिफ्ट होते रहता है आगे पीछे, वो जो डे है वो शिफ्ट होते रहता है आगे पीछे। तो ये एक बैड मेथड है, क्यों है? क्योंकि ये जो ओव्यूलेशन है, इट कैन बी सूनर और लेट, ये जल्दी भी हो सकता है और लेट भी हो सकता है ना ओव्यूलेशन। ज़रूरी नहीं है कि एक फिक्स्ड पीरियड के बाद ही करेक्ट उतने दिनों में ही मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी रिपीट हो, ये ज़रूरी नहीं होता। अगर इस महीने की 7 तारीख को हो रहा है तो अगले महीने 1-2 दिन आगे पीछे चलता है। तो इसलिए ये जो मेथड है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ये एक अच्छी मेथड नहीं मानी जाती, इस कारणवश इसके फेलियर रेट्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो अब हार्मोनल तरीके से भी आप इसको समझो एक बार कि 11 से 17 तारीख तक, है ना, 11 से 17 मतलब 3 दिन पहले, 3 दिन बाद में, और वो टोटल 7 दिन जो है, इन 7 दिनों में जो LH सर्ज होगा वो काफ़ी ज़्यादा होता है। LH सर्ज काफ़ी ज़्यादा होता है। अब LH सर्ज ज़्यादा होता है तो ओव्यूलेशन के चांसेस होते हैं, हाँ ना भाई। जो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है LH है, वही तो आपका क्या करता है, ल्यूटल फेज में लाता है ओवेरी को, तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके ओव्यूलेशन हो। तो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन इन दिनों पीक पे रहता है अपने, तो इसलिए हम इन दिनों में अगर कोइटस को अवॉइड करें तो इट इज़ पॉसिबल कि आप यहाँ पर कंसीव होने से अपने को रोक पाओ। अगली जो मेथड है दैट इज लैक्टेशनल एमोनेरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया, ठीक है। स्पेलिंग क्या है इसकी? AMENORRHEA। तो एमीनोरिया ऐसे करके याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, स्पेलिंग भी ध्यान में रहेगी। लैक्टेशनल एमीनोरिया, ऐसा ही है क्या कुछ? सुनना, अब यहाँ पर एक शब्द आ रहा है एमेनोरिया, इसका मतलब क्या होता है? लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, इसको बोलते हैं लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, लैक्टेशनल एमेनोरिया। होता क्या है ना कि जब एक लेडी किसी चाइल्ड को बर्थ देती है तो उसके 6 मंथ तक, कितना? 6 महीने तक, उसके 6 मंथ तक उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती। तो क्या है? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलता है। जब भी कोई लेडी किसी भी चाइल्ड को बर्थ देती है तो उसके तकरीबन 6 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल उसमें नहीं होती है। तो इस कारणवश क्या होता है, आप देखोगे अगर तो यहाँ पर प्रोलैक्टिन का सीक्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, प्रोलैक्टिन का सीक्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जो गोनेडोट्रोपिन्स हैं, तो गोनेडोट्रोपिन्स का जो सीक्रेशन है वो कम होता है।
तो मतलब कहने का मतलब यहाँ पर जो ओवम है वो रिलीज ही नहीं होता है 6 महीने तक, क्योंकि सीधी सी बात ये भी है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल तो हो नहीं रही है। तो इसीलिए ऐसा माना जाता है कि इस 6 महीने का ये जो पीरियड है ये एक सेफ पीरियड है। ठीक है, अब इसमें भी होगा, है ना। ये रिस्क क्या है इस मेथड में, रिस्क क्या है फिर लैक्टेशनल अमोनियरिया में? देखो रिस्क ये है कि दिस पीरियड कैन बी शॉर्टर, दिस पीरियड कैन बी शॉर्टर। अब हमने ये मान लिया कि 6 महीने तक, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, बट ये कन्फर्म तो नहीं है, ये पीरियड कम भी हो सकता है। एंड मे कॉज अनवांटेड प्रेगनेंसी, एंड मे कॉज अनवांटेड प्रेगनेंसी। सो दिस इज लैक्टेशनल एमोनेरिया। ये एक और मेथड हो गई। तो 2 मेथड समझने पड़ी, दोनों फीमेल की हैं, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस और लैक्टेशनल एमोनेरिया। तो अगर आपने देखा तो दोनों में ही हमने बस मेंस्ट्रुअल साइकिल का, है ना, कब हो रही है कब नहीं हो रही है उसका तरीका जांचा है। एक नॉर्मल डे टू डे रूटीन में देख लिया कि जो ओव्यूलेशन का डे है उसके 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक आप शांत रहो, उसमें अगर आप कोई छेड़खानी नहीं करते तो अच्छी बात है। और एक देख लिया कि लैक्टेशनल अमोनेरिया है, प्रोलैक्टिन का सीक्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो गोनेडोट्रोपिन्स का जो सीक्रेशन है वो यहाँ पर कम रहता है। बस हो गया, इतनी सी बात है। अब यहाँ पर तीसरी एक और मेथड होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, विड्रॉल मेथड, जो मेल्स के लिए है ना, विथड्रॉल मेथड, या इसका एक और नाम होता है कोइटस इंटरप्टस। कोइटस इंटरप्टस भैया कुछ नहीं है, 2 टके की बातें हैं, ध्यान से सुनेंगे। विड्रॉल मेथड या कोइटस इंटरप्टस में क्या है कि जब भी आप इजैकुलेट करने वाले हो, इजैकुलेशन से जस्ट पहले आप पेनिस को विड्रॉल कर दोगे, वो है आपका विड्रॉल मेथड या कोइटस इंटरप्टस। इसमें कोई लिखाने की बात भी नहीं है, सीधा साधा नाम है। जस्ट बिफोर द विड्रॉल आप क्या कर दे, जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन यू आर विड्रॉइंग योर पेनिस आउट ऑफ द वेजाइना, बस ये होता है विड्रॉल मेथड या कोइटस इंटरप्टस। अच्छा, इसमें दिक्कत क्या है फिर? इसमें दिक्कत ये है कि इसका जो रिस्क है, उसमें रिस्क ये होता है इस मेथड में, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं फेलियर होने के, क्योंकि बिफोर द इजैकुलेशन आप देखना कि बिफोर इजैकुलेशन क्या होता है, एक प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड निकलता है, एक प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड निकलता है ना, क्योंकि हमने जानते हैं कि बल्बो यूरेथ्रल और काउपर्स ग्लैंड भी होती है जो कहीं ना कहीं नरिश करती है पेनिस को, मूव करने में हेल्प करती है, तो उसका एक नरिशमेंट का पार्ट भी है। और ये जो प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड है, इट मे कंटेन स्पर्म्स, ये क्या कंटेन कर सकता है, ये स्पर्म को कंटेन कर सकता है। ये जो प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड है ये स्पर्म को कंटेन कर सकता है। तो इसीलिए ये जो विड्रॉल मेथड है या ये कोइटस इंटरप्टस मेथड है ये उतनी कारगर नहीं है, क्योंकि प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड तो आपका कहाँ रह गया, वेजाइना में ही रह गया। देखो ये था, आप है ना, आप वेजाइना में थे, इसमें से प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड निकला जो कि वहीं था। हालांकि आपने डिस्चार्ज जो करना था वो आपने बाहर लाके किया, लेकिन जो इजैकुलेटरी फ्लूइड था वो तो वहाँ रह गया, तो वो अपना काम कर जाएगा अगर उसमें सीमन प्रेजेंट रहा, उसमें स्पर्म प्रेजेंट रहे तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। इजी इजी इजी। चलिए, तो हम बर्थ कंट्रोल की मेथड देख रहे हैं। ठीक है, स्टेबलाइजेशन का मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा मैरिजेबल एज के बारे में बताओ यार लोगों को, है ना, और थोड़ा सा इंसेंटिव का काम करो तो काम बन जाएगा। बर्थ कंट्रोल का पहला मेथड हमने देख लिया, नेचुरल मेथड। देखिए दूसरा जो मेथड है वो होता है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड यानी कि यू आर प्रोवाइडिंग अ बैरियर, आप बैरियर को प्रोवाइड कर रहे हो, है ना। जब स्पर्म और ओवम को आप नहीं मिलने के लिए एक बैरियर का यूज़ कर रहे हो। तो अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स के लिए आते हैं मेल्स कॉन्डम्स, और इसमें भी जो सरकार की खुद की ब्रांड है उसका नाम क्या है, निरोध, है ना। निरोध, निरोध एक पॉपुलर ब्रांड है, इसको और कॉन्डम्स को हिंदी में भी निरोधी बोला जाता है। ये सरकार की ही एक ब्रांड है और ये सरकार फ्री में बांटती भी है, ठीक है, ताकि लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। अब इसमें क्या है, ये लेटेक्स के मेड होते हैं। देखो ये सबसे अच्छी आपकी मेथड है। क्यों है ये सबसे अच्छी मेथड कॉन्डम्स को यूज़ करना? क्योंकि ये आप देखोगे तो आपको STD
या STI से भी प्रिवेंट करते हैं। बाकी चीज़ें तो करेंगे ही, STD STI से, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करते हैं। ये रिवर्सिबल है। ये सबसे ज़्यादा आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन अगर कोई है ना मेथड, तो वो कॉन्डम्स ही हैं। और इसमें भी निरोध एक पॉपुलर ब्रांड है जो कि लेटेक्स मेड होती है। हाँ, बहुत से लोगों को अगर किसी को लेटेक्स से एलर्जी है तो वो इसको यूज़ नहीं कर पाएगा, एलर्जी वाला इसको यूज़ नहीं कर सकता। बस ये इसमें थोड़ी सी खामी है, बाकी ये बहुत अच्छी मेथड है। आप जानते हो बाकी ये क्या करेगा, ये सीमन को मिलने ही नहीं देगा, वेजाइना में जाने ही नहीं देगा। तो इस तरीके से ये यहाँ पर कंसीव होने से रोकेगा। दूसरा, अगर हम फीमेल्स के लिए बात करते हैं तो फीमेल्स के लिए भी फीमेल कॉन्डम आते हैं जिनको फेमिडोम्स कहा जाता है, फेमिडोम्स, या इन्हीं को फेमी शील्ड भी कहते हैं। बस इसके लिए एक और चीज़ आती है, सर्वाइकल कैप। एक और चीज़ होती है फीमेल्स के लिए, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट कैप। ठीक है, हमने सुना होगा, सर्वाइकल कैप आते हैं, वॉल्ट कैप आते हैं और डायफ्राम्स आते हैं। कुछ ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं होता, तीनों ऐसे ही जैसे दिखते हैं लगभग, है ना। वॉल्ट कैप शायद कुछ ऐसा दिखेगा और सर्वाइकल कुछ ऐसा सा दिखेगा। तो ये आपके नॉर्मल इस तरीके के कैप होते हैं। इनका फ़ायदा ये होता है कि ये रीयूजेबल होते हैं। कॉन्डम्स रीयूजेबल नहीं होते, है ना। लेकिन अगर फीमेल इनको यूज़ करे, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट कैप, डायफ्राम्स, तो ये प्योरली रीयूजेबल होते हैं। तो इसका ये फ़ायदा है बस। ठीक है, बात खत्म हो गई इसमें। ये पॉलीयूरेथ्रिन की बनी होती है, वो आपको ध्यान नहीं रखना, बस लेटेक्स वाला पार्ट ध्यान में रखोगे, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो दो मेथड मैंने आपको बता दी, नेचुरल मेथड बता दी, बैरियर मेथड बता दी। अब सुनना, केमिकल मेथड्स भी होती हैं। तीसरी मेथड है ना, कॉन्ट्रासेप्शन से रोकने के लिए एक और मेथड है, केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स क्या है यार, देखो, ये आपका स्पॉन्ज के फॉर्म में हो सकती हैं, ये जेली के फॉर्म में हो सकती हैं, ये टैबलेट्स के फॉर्म में हो सकती हैं, ये क्रीम के फॉर्म में हो सकती हैं। तो क्रीम है, जेली है, टैबलेट है, स्पॉन्ज है, इसके फॉर्म में हो सकती हैं। एक दो के नाम हम जरूर ध्यान में रखेंगे। जैसे एक केमिकल मेथड के लिए जो बैरियर है उसका नाम होता है स्पॉन्ज टुडे। स्पॉन्ज टुडे ये एक केमिकल मेथड है। और दूसरी एक और इसमें दवाई आती है, डेल्फिन। तो डेल्फिन और स्पॉन्ज टुडे ये दोनों पॉपुलर ब्रांड्स हैं, है ना। ये केमिकल बैरियर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये स्पर्मीसाइडल इफेक्ट दिखाते हैं अपना, ये स्पर्मीसाइडल इफेक्ट दिखाते हैं और स्पर्म्स को जो है किल करने का काम करते हैं, तो जिससे वो फर्टिलाइज नहीं कर पाते। तो डेल्फिन और स्पॉन्ज टुडे ये दो दवाइयाँ हैं, ध्यान में रखेंगे। अच्छा, ध्यान से सुनना, अगर हम बैरियर मेथड्स को किसके साथ यूज़ करते हैं, केमिकल मेथड के साथ यूज़ करते हैं, केमिकल मेथड के साथ यूज़ करते हैं। अच्छा, ध्यान से अगर एक और आप बात ध्यान में रखना चाहो तो ये जो स्पॉन्ज टुडे है ये एक टाइम का फॉर्म होता है और डेल्फिन एक क्रीम आती है। ठीक है, दोनों ही स्पर्मीसाइडल इफेक्ट दिखाते हैं। अगर लेकिन आप बैरियर मेथड के साथ ना इस केमिकल मेथड को यूज़ करो, जैसे मान लो फीमेल का एग्जांपल लें तो वह फेमिडोम, फेमीशील्ड या वॉल्ट कैप है, सर्वाइकल कैप है, डायफ्राम के साथ अगर इस क्रीम को लगा लें जिसमें स्पर्मीसाइडल इफेक्ट हैं, तो फिर कॉन्ट्रासेप्शन के जो चांस हैं वो वेरी वेरी हाई हो जाते हैं। तो जो कॉन्ट्रासेप्शन के चांस होते हैं दे बिकम वेरी वेरी हाई। कॉन्ट्रासेप्शन के चांस क्या हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो तीन मेथड्स आप देख चुके हो, नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड एंड केमिकल मेथड। अब देखते हैं IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस को। इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें हमें देखने को और मिलेंगी। देखो, केमिकल मेथड्स के बाद आपके पास जो चौथी चीज़ आती हैं वो है IUDs मेरे भाई, जिनको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। अब मेल्स में ऐसा कोई पार्ट नहीं है जहां इनको फिट किया जा सके, इसीलिए यूटेराइन डिवाइसेस कहा गया, क्योंकि सिर्फ फीमेल के यूट्रस में, जिसको वॉर्म या हिस्टेरा भी बोलते हैं, वहां पर इसको फिट किया जा सकता है, जिसको हम हिंदी में बच्चादानी कहते हैं। तो वहां पर इनको सिर्फ फिट किया जा सकता है। तो इनको जो फिट किया जाता है बाई एक्सपीरियंस नर्स एंड डॉक्टर, एक्सपीरियंस नर्स एंड डॉक्टर। और ऐसा नहीं है कि ये आपका परमानेंट मेथड है, ये ध्यान रखना, परमानेंट मेथड नहीं है। इनको जब आप चाहो निकाल भी सकते हो, ठीक है, जब आप चाहो इसको निकाल भी सकते हो। अब इनमें है क्या, ये दो टाइप के आते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस।
पहली केस है मेडिकेटेड और दूसरा जो केस है वो है नॉन मेडिकेटेड। मेडिकेटेड में एक एग्जांपल आता है लिपेज लूप। लिपेज लूप, लिपेज लूप जो है एक मेडिकेटेड, सॉरी उल्टा हो गया क्या, नॉन मेडिकेटेड में आपका एग्जांपल आएगा लिपेज लूप और मेडिकेटेड में हम आपको कुछ और एग्जांपल देंगे। तो लिपेज लूप जो है इसको इंसर्ट किया जाता है, नॉन मेडिकेटेड है, ज़्यादा इसके डायग्राम वगैरह का कोई लोड नहीं लेना आपको। लिपेज लूप की क्या खास बात है सुनना, ये स्पर्म के फैगोसाइटोसिस को बढ़ा देता है। फैगोसाइटोसिस मतलब जो वाइट ब्लड सेल्स होंगे वो स्पर्म को मारना शुरू कर देते हैं, तो फैगोसाइटोसिस बढ़ा देता है और फर्टिलाइजेशन इस वजह से जो स्पर्म की फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा डाउन कर देता है। मेडिकेटेड में आपके पास बहुत एग्जाम्पल हैं, जैसे कॉपर T7, एक होता है मल्टीलोड 375, क्या होता है मल्टीलोड 375, और एक होता है कॉपर T380। अब यहाँ पर ये जो नंबर आपको लिखे हैं 375 और 380, ये आपके एरिया को बताते हैं मिलीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि 50 माइक्रोग्राम कॉपर जो है इसको सेफ माना गया है आपके लिए डेली यूज़ के लिए। माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻⁶, ये सेफ है अगर आप इतना इसको डेली यूज़ में ले रहे हो। ये आपके एरिया को बता रहे हैं, जितना ज़्यादा एरिया प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा स्पर्म की मोटिलिटी को कम करते हैं। ये मेडिकेटेड वाले क्या करते हैं, ये स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है उसको कम करते हैं और उसकी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को भी हेंस ये क्या करने का काम करते हैं भाई, डिक्रीज करने का काम करते हैं। ठीक है, ध्यान रहे कॉपर 2 पॉजिटिव आयन होते हैं, कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर क्योंकि 1 पॉजिटिव भी होता है तो ये 2 पॉजिटिव के अंदर आते हैं। ठीक हो जाएगा ये, बिल्कुल सर। अब कुछ हार्मोन रिलीजिंग भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्रोजेस्टोजेंस। प्रोजेस्टोजेंस जो है ये P+E के कॉम्बिनेशन में आते हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, इसको जो रिलीज करे उसको बोलते हैं प्रोजेस्टोजेंस। ठीक है, ये यूट्रस को सूटेबल बना देते हैं, ठीक है, मेक्स सर्विक्स हॉस्टाइल अनफेवरेबल फॉर स्पर्म एंड मेक्स यूट्रस सूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। तो ये इसकी खास बात है, चाहो आप लिख सकते हो, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। कुछ हार्मोन रिलीजिंग भी हैं, हार्मोन रिलीजिंग में आपका कॉम्बिनेशन यूज होता है, ध्यान रहेंगे। हार्मोन रिलीजिंग में P+E का कॉम्बिनेशन होगा, P होता है प्रोजेस्ट्रोजन और E होता है एस्ट्रोजन, है ना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं प्रोजेस्टोजन। तो प्रोजेस्टोजन का यूज़ करते हैं हार्मोनल वाले में। तो ये आपकी यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रखोगे तो बढ़िया है। ये हार्मोनल वाले आपके क्या हैं, यूट्राइन डिवाइसेस हैं, ठीक है, इनको आप ध्यान में रखोगे तो बात सही हो जाएगी, तो जो बात है वो सही हो जाएगी। चलिए, बहुत सारी चीज़ें आपने क्लियर करी और आई होप कि ये यहाँ तक याद भी रह गई होंगी। नेचुरल मेथड देखा, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस है उसमें आपका, ठीक है, विड्रॉल मेथड है जिसको कोइटस इंटरप्टस कहते हैं और लैक्टेशनल अमोनेरिया है। बैरियर मेथड में देखा, मेल्स में देखा कॉन्डोम्स थे, फीमेल में देखा फेमिडोम थे, फेमीशील्ड था, और उसके बाद सर्वाइकल कैप है ना, वॉल्ट कैप है, डायफ्राम्स है, ये सारी मेथड्स थी। तीसरा है आईयूडीज़, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ये आपका नॉन मेडिकेटेड और मेडिकेटेड दोनों सेंस में मिलते हैं। अच्छा, तीसरे में मैंने एक और आपको शायद बता दिया था, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में आप ध्यान में रख सकते हो क्या, केमिकल मेथड में आपको कुछ ही चीज़ें ध्यान में रखनी है कि ये स्पॉन्ज की फॉर्म में हो सकती है, टैबलेट की फॉर्म में हो सकती है, जेली की फॉर्म में हो सकती है, क्रीम की फॉर्म में हो सकती हैं। जैसे स्पॉन्ज टुडे एक ये जो है फॉर्म का एग्जांपल है, और एक डेल्फिन नाम की क्रीम आती है, ये दो इसमें एग्जांपल हो गए, स्पॉन्ज टुडे एंड डेल्फिन। दूसरा था, चौथा था आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। कोई प्रैक्टिशनर इसको फिल नहीं करेगा, एक्सपीरियंस नर्स एंड डॉक्टर इसको फिट करते हैं। और ये दो टाइप के होते हैं, नॉन मेडिकेटेड एंड मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड में लिपेज लूप आता है जो फैगोसाइटोसिस को बढ़ा देता है स्पर्म की और हेंस उसके फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को कम कर देता है। मेडिकेटेड में अगर आप देखोगे तो कॉपर टी आता है, कॉपर T7 आता है, मल्टीलोड 375 आता है और कॉपर T380 आता है। मल्टीलोड 375 और कॉपर T380, इसमें जो नंबर है 375 और 380, ये एरिया को बता रहे हैं इन मिलीमीटर स्क्वायर। इतनी सी बात से अपना काम चंगा हो जाता है जी।
चलिए, उसके बाद हमने कहा कि कुछ हार्मोनल मेथड्स भी हैं। आप देखो तो हार्मोनल में क्या है, P+E कॉम्बिनेशन को यूज़ किया जाता है, प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन को, ठीक है। तो सुनना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन इसको मिला देते हैं तो क्या बनता है, प्रोजेस्ट्रोजन बनता है। उस प्रोजेस्ट्रोजन से आपको कोई भी हार्मनेस नहीं होती है, एंड दैट्स इट। चलिए जस्ट अ मिनट। चलिए, IUD के बाद हार्मोनल मेथड्स की चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी हार्मोनल मेथड्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो। देखना, हार्मोनल मेथड मैंने कहा ना, P+E का कॉम्बिनेशन ज़्यादातर यूज़ करता है। ओव्यूलेशन को नहीं होने देते हैं, ये इनहिबिट करते हैं इम्प्लांटेशन को, प्रिवेंट करते हैं फर्टिलाइजेशन को। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखना, जब मैंने आपको बताया प्रोजेस्ट्रोजन ये जो आपका करता है ना P+E के कॉम्बिनेशन में, इसकी ज़रा ध्यान से सुनना, ये सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देता है। क्या बना देता है, ये सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देता है, हॉस्टाइल इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है। सर कहने का मतलब ये कि ये अनफेवरेबल हो जाएगा आपका स्पर्म के लिए, सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देगा, अनफेवरेबल हो जाएगा स्पर्म के लिए। लेकिन प्रोजेस्ट्रोजन अगर आप डालोगे तो इम्प्लांटेशन की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, इम्प्लांटेशन अच्छा होता है, ये भी है भाई, ठीक है। अब हार्मोनल की अगर आप बात करें तो ये क्या क्या करते हैं हार्मोनल वाले, आप देखो एक बार सुनना बस ध्यान से। ये प्रिवेंट करते हैं ओव्यूलेशन को, इनहिबिट करते हैं इम्प्लांटेशन को, और प्रिवेंट करते हैं फर्टिलाइजेशन को। स्टेरॉयडल हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन ओनली या P+E कॉम्बिनेशन में भी आप डाल सकते हो। मोड ऑफ एक्शन का लगभग सेम रहेगा, आप अपनी एनसीईआरटी में देख सकते हो इसको। ठीक है, हार्मोनल मेथड में आपका क्या है, वंस डेली पिल यहाँ पर आप यूज़ करते हो। आप इसको शुरू कर सकते हो एनी ऑफ द मेंस्ट्रुअल फेज, और इसको 21 दिन तक आपको ज़रूर खाना है, और उसके बाद 7 दिन के गैप के बाद इसको रिपीट करना है। तो ये हार्मोनल मेथड है। हार्मोनल मेथड क्या है, ध्यान से सुनना भाई। हार्मोनल मेथड से सिंपल हम बात कर रहे हैं दवाई की, हम यहाँ पर दवाइयों की बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको अगर आप खाओगे तो आप कुछ चीज़ें कर सकते हो। जैसे कुछ चीज़ें क्या है, आपका ओव्यूलेशन ही नहीं होने देगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल को ही रोक देगा। पहली चीज़ है प्रिवेंट ओव्यूलेशन, प्रिवेंट ओव्यूलेशन ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ आप देखिए, इनहिबिट या यूँ कह लो प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन भी नहीं होने देगा, है ना, इम्प्लांटेशन भी नहीं होने देगा। यूट्रस की वॉल को ऐसा बनाएगा ही नहीं कि उसमें इम्प्लांट हो पाए। और तीसरी चीज़, ये फर्टिलाइजेशन को भी रोकता है। तो ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन एंड फर्टिलाइजेशन, दीज आर द 3 थिंग्स जिनको ये इनहिबिट करता है ना। दवाई की फॉर्म में आप इनको ले सकते हो। ये वंस डेली पिल के फॉर्म में आता है, वंस डेली पिल्स, वंस डेली पिल्स। वंस डेली पिल्स मतलब रोज आपको एक एक गोली खानी है। तो एनी डे या एनी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप उसको यूज स्टार्ट करते हो। एनी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप इसका यूज करते हो। 21 दिन तक इस दवाई को कंटिन्यूस चलाते हो, 21 दिन तक कंटिन्यू इस दवाई को खाते हो। और देन आप क्या करते हो, 7 दिनों का गैप देते हो, 7 डेज का गैप देते हो। बस 7 दिन का गैप देना जरूरी है, क्योंकि क्या है, जब ओव्यूलेशन का डे है उससे 3 दिन पहले, 3 दिन बाद 7 दिन का गैप दोगे और 21 दिन तक कंटिन्यू इस दवाई को चलाओगे। ठीक है, ये होते हैं आपके हार्मोनल मेथड। अब हार्मोनल मेथड में क्या होता है, आपके ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आते हैं, बहुत पॉपुलर होते हैं पिल्स, है ना। मतलब इनफैक्ट अगर आप देखोगे ना कहीं पर, ये बेजियर मेथड से ज़्यादा पॉपुलर तो ये पिल्स होते हैं। तो इन पिल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। मतलब ऐसे पिल्स जो आप ओरली इंजेस्ट करोगे, खाओगे, दवाई की तौर पे खाओगे, पानी के साथ उन पिल्स को खाओगे और वो कॉन्ट्रासेप्शन का काम करेंगी, है ना। तो काफ़ी पॉपुलर पिल्स होती हैं ये। देखो इसमें 2 टाइप की पिल्स आती हैं, एक होती हैं मिनी पिल्स, एक होती हैं छोटी पिल्स मिनी पिल्स, और एक होती हैं कंबाइंड पिल्स। एक होती हैं मिनी पिल्स और एक होती हैं कंबाइंड पिल्स। अब ये जो मिनी पिल्स हैं, ये इनमें सिर्फ क्या होता है, प्रोजेस्ट्रोजन होता है। इनमें क्या होता है, सिर्फ प्रोजेस्ट्रोजन होता है। ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को ही थिक नहीं होने देती। क्या होता है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होती है, जब एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिक हो और वो लाइन फटे और उसके बाद जो होती है ब्लीडिंग होती है। तो ये क्या करता है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिक ही नहीं होने देता है। बात खत्म। बोलेगा तो थिक ही नहीं होगी तो काहे की साइकिल चलेगी,
कौन करता है? प्रोजेस्ट्रोजन। मिनी पिल्स में होता है लेकिन ये। अच्छा, कंबाइंड पिल्स की बात करते हैं। कंबाइंड पिल्स में आपको कुछ एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, जैसे माला डी, जैसे माला एल। तो माला डी और माला एल इसी दवाइयों का एग्जाम्पल हैं। इनमें P+E कॉम्बिनेशन को डाला जाता है, प्रोजेस्ट्रोजन प्लस एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन को डाला जाएगा। माला डी और माला एल इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। चलिए, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, थिकनिंग होती है, और वो जो थिकनिंग होती है आपका साइकिल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान वो थिकनिंग निकल जाती है। तो कंबाइंड पिल्स में क्या थिकनिंग होगी? बिल्कुल होगी। कंबाइंड पिल्स में थिकनिंग होती है, किसकी? एंडोमेट्रियम की लाइनिंग की। मिनी पिल्स में थिकनिंग नहीं होती है, दैट्स इट। चलिए, अब जो थिक सर्वाइकल है ये क्या करता है? म्यूकस, ये प्रिवेंट करता है स्पर्म की मोर्टेलिटी को। ये भी तो एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। अब सुनना, इसका प्रिंसिपल क्या है? ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अक्सर महिलाएं खाती हैं, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, किस सिद्धांत पे ये बेस्ड होता है? अगर हम इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप ये देखो कि आप इसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन तो ले रहे हो, पर मेन चीज क्या है? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्ट्रोजन। अब ये जो प्रोजेस्ट्रोजन है ये नेगेटिव फीडबैक देता है। क्या देता है सर? नेगेटिव फीडबैक देता है। किसको देता है? गोनेडोट्रोपिन्स को। गोनेडोट्रोपिन्स को। गोनेडोट्रोपिन्स कौन कौन से होते हैं? FSH एंड LH। तो जब FSH और LH को सिग्नली नेगेटिव मिलेगा तो वो ओव्यूलेशन कराएंगे ही नहीं। तो ये इस पे फैक्ट बेस्ड होता है। अगली चीज़ है आपकी इम्प्लांट्स और इंजेक्टेबल्स, जो कि काफ़ी आसान है। देखो, इंजेक्टेबल्स में मैं आपको बताऊंगा, एक बार सुन लेंगे इसको खाली। डेपो प्रोवेरा इफेक्टिव फॉर 1 और 2 मंथ्स और 3 मंथ्स, इसमें आप इसको यूज़ करते हो, ठीक है। डेपो प्रोवेरा एक इसमें दवाई का नाम है। और इम्प्लांट्स में क्या है? नॉन सर्जिकल होते हैं। 6 सिलिकन फिल्ड कैप्सूल्स आते हैं। इम्प्लांट्स के होंगे ऐसे 6 फिल्ड कैप्सूल होंगे, उनको यहाँ आप इंजेक्ट करते हो, उसको इम्प्लांट बोलते हैं, ठीक है। उनको आप यहाँ इंजेक्ट करोगे, इंसेक्टेड बिलो द स्किन। तो यहाँ ये 6 पिल्स आएंगे आपके, सिलिकन के ट्यूब आएंगे, उनको यहाँ ऐसे इंजेक्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं इम्प्लांट्स। फैन लाइक मैनर में ये रहते हैं। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नॉर प्लांट्स। 3 से 5 साल तक की छुट्टी आपको दे देगा। कितने की? 3 से 5 साल की छुट्टी आपको दे देगा। तो ये यहाँ पर फ़ायदा है आपका हार्मोनल मेथड्स का। तो अगर आप हार्मोनल मेथड में देखोगे तो सबसे पहले हमने कहा सर दवाई है, आप 21 दिन तक इसको कंटिन्यू चलाओ, 7 दिन का आप इसमें गैप रखो। मिनी पिल्स, कंबाइंड पिल्स दोनों आती हैं। मिनी पिल्स में सिर्फ प्रोजेस्ट्रोजन होता है, कंबाइंड में P+E का कॉम्बिनेशन होता है। माला डी और माला एल जैसी दवाइयाँ आजकल भी मिलती हैं। दूसरा है इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स क्या होते हैं? सिलिकन फिल्ड कैप्सूल हैं। सिलिकन फिल्ड कैप्सूल है। कितने मिलते हैं? 6 होते हैं भाई टोटल। कुछ इस तरीके के आपको देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और इस तरीके से इसको उठा के यहाँ ऐसे इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्टेड बिलो द स्किन। इसको कहाँ लगाया जाता है? बिलो द स्किन इसको लगाया जाता है। सब डर्मली बोलते हैं, सब डर्मली बिलो द स्किन इनको इंजेक्ट किया जाएगा। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नॉर प्लांट्स। नॉर प्लांट से 3 से 5 साल की छुट्टी आपको दे देगा, तो बात हो जाती है ख़त्म, ठीक है। दवाइयाँ देख ली, ओरल पिल्स देख लिए, इम्प्लांट्स देख लिए। अब होते हैं इंजेक्टेबल्स। इसका एक एग्जांपल क्या है सर? डेपो-पोवेरा एक इंजेक्टेबल होता है, और इसका जो इफेक्टिवनेस है ये 1 2 या 3 महीने तक आपका रहता है। बस प्रोजेस्ट्रोजन का ही एनालॉग है, मतलब प्रोजेस्ट्रोजन का ही इनमें यूज़ होता है। कुल मिला के हार्मोनल मेथड कंट्रोल का फंडा ही ये है कि ये प्रोजेस्ट्रोजन को सीक्रेट करते हैं, जो नेगेटिव फीडबैक देते हैं गोनेडोट्रोपिन्स, FSH और LH को। अगली चीज़ बचती है सहेली, ठीक है, इसको अब देखते हैं बाद में।